आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में पिछले 24 घंटों में फिर मिले 78,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज। अब तक भारत में 67,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना के कारण मौत। तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण केसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब यह आंकड़ा 33 लाख के पार चला गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 78,357 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 1,045 लोगों की पिछले 24 घंटों में भारत में मौत हुई है। देश में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,69,000 हो गई है। इनमें 67,333 लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। वहीं भारत में एक्टिव केसों की संख्या 8 लाख हो गई है। 29 लाख लोग भारत में ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में करीब 3 गुना अधिक है। वैश्यमार के मुताबिक कोरोना वायरस के 54% मामले 18 साल या से 44 साल की उम्र के लोगों के हैं, लेकिन कोरोना वायरस से होने वाली 51% मौतें 60 साल या से अधिक उम्र वाले लोगों की हुई है। वही 1 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 4,52,00,000 टेस्ट सैंपल किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई थी। वही पॉजिटिविटी रेट भारत में 7% से कम है। वहीं राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर भारत में 1.76% हो गई। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 21% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी भारत में ठीक होने की दर भी 77% से ज़्यादा हो गई है, 77% हो गई है। वहीं भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों की संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जबकि इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। वहीं चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत तीसरा स्थान भारत का है। वही कोरोना संक्रमण में मौतों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका और ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश भारत ही है। चीन से तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐपों पर सरकार ने लगाया है प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने पबजी मोबाइल समेत 118 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को पबजी समेत 118 ऐपों पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने इस बार जिन ऐपों पर बैन लगाया उसमें पबजी, ब्याडू और ऐप लॉक, एमबी मास्टर, बाइक रेसिंग और लूडो ऑल स्टार प्रमुख है। वही मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि सरकार को जानकारी मिली है कि बैन की जा रही ऐप्स के चलते भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को इससे खतरा है। सरकार ने कहा है कि हम इन ऐप्सों के संबंध में कई सूत्रों से विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिली थी। ये एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत रूप से यूजर्स का डाटा भारत से बाहर भेज रही है, जिसके चलते भारत की सुरक्षा में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है जबकि लद्दाख में भारत और चाइना के बीच तनातनी एक बार फिर से बढ़ी है। इससे पहले जून में चाइना के साथ हुई तनातनी के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए टिकटॉक और हेलो समेत चाइना के 59 ऐपों पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने बताया था कि ये ऐप देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है। गौरतलब है कि हालांकि घटनाक्रम के बारे में सेना ने सोमवार को बताया कि भारतीय जवानों ने पैंगोंग झील क्षेत्र में 29 और 30 अगस्त को दरमियान रात को यथावत स्थिति बदलने के लिए चाइना के PLA के उत्साह वाले सैन्य अभियान को विफल कर दिया था। वही सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने एक बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर PLA की गतिविधियों से पहले ही विफल उन्होंने कर दिया था और जमीन पर तथ्यों को एक तरफ बदलने की चाइना के इरादों को यहाँ पर विफल करने का उपाय भी किया है। आपको बता दें कि जुलाई में चीनी कंपनियों के ऐपों पर प्रतिबंध की कड़ाई से पालना करने के निर्देश भी सरकार ने दिए थे। सरकार ने चाइनीज कंपनियों से कहा था कि वे आदेशों का सख्ती से पालन करें। ऐसा ना होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी भारत सरकार ने दी है। जो चाइना की ऐपें भारत में बैन हुई है, जिसमें APUS लॉन्चर प्रो, थेम लाइव और ब्राउज़र स्मार्ट और APUS लॉन्चर और APUS सिक्योरिटी, APUS टर्बो और कट ऑफ फोटो बैकग्राउंड एडिटर और बाइडू एक्सप्रेस और शेयर सेव, कैम कार्ड और कैम स्कैनर, वो मीटिंग और सुपर क्लीन, वीचार्ट रीडिंग, गवर्नमेंट वीचार्ट और स्मॉल क्यूबॉर्स और P2 ये ऐपें सरकार ने बंद की।
अब नहीं छपेंगे सरकारी कैलेंडर और डायरी, सरकार ने जारी किया है आदेश। कोरोना काल में सरकार अपने खर्चों में कटौती करने लगी है। इस सिलसिले में अब सरकार ने सरकारी प्रिंटिंग गतिविधियों को बंद करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि अब विभिन्न मंत्रालय, विभागों और सरकारी कंपनियों और बैंकों द्वारा फिजिकल फॉर्मेट में कैलेंडर, डायरी और शेड्यूलर और दूसरी सामग्री की प्रिंटिंग नहीं होगी। ये सामग्री डिजिटल फॉर्म पर उपलब्ध होगी। वही वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि दुनिया में तेजी से डिजिटल तरीकों को दुनिया अपना रही है और भारत सरकार ने भी बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाने का फैसला किया है। वही कॉपी, टेबल और बुक्स की प्रिंटिंग भी नहीं होगी। ई बुक्स का इस्तेमाल को यहाँ पर बढ़ावा देने की बात सरकार ने की है। मंत्रालय ने कहा है कि सभी संबंधित विभागों को इन गतिविधियों के लिए डिजिटल और ऑनलाइन तरीकों को अपनाना जाना चाहिए। इसके लिए नए तरीकों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण देश की इकोनॉमी पूरी तरह प्रभावित हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी यहाँ पर 23.9% के रिकॉर्ड पर इसमें गिरावट आई है। साथ ही सरकार का जीडीपी कलेक्शन अगस्त में पिछले साल की तुलना में 12% कम रहा है। इस साल राजकोषीय घाटे भी लक्ष्य से दुगना रहने की आशंका है। यही वजह है कि सरकार अपने खर्चों में यहाँ पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली मेट्रो फिर से शुरू करने के लिए एलजी अनिल बैजल ने दी है हरी झंडी। दिल्ली मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वीकृति दे दी है। अब 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने मेट्रो सेवा शुरू करने को लेकर प्रस्ताव उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया था। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएमए ने आज दिल्ली मेट्रो सेवा शुरू करने को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के मेट्रो सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, यानी दिल्ली में मेट्रो चलने की मंजूरी मिल गई है। अनलॉक 4 में केंद्र सरकार की ओर से 7 सितंबर से मेट्रो ट्रेनें चलाने का यहाँ पर मंजूरी दी गई है। कुछ बदले नियमों के साथ 7 दिसंबर से दिल्ली में मेट्रो का प्रचलन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। वही कोरोना महामारी के फैलने के बाद 5 महीनों से ये मेट्रो सेवाएं बंद है। केंद्र की ओर से मेट्रो का प्रचलन की मंजूरी मिलने के बाद सेवाएं शुरू की जा रही है। हालांकि कुछ बदले नियमों के साथ अब मेट्रो को चालू किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और डीएमआरसी 7 सितंबर से फेज वाइज मेट्रो स्टेशन खोलने पर विचार कर रही है। शुरुआत में सभी स्टेशनों पर मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। जो मेट्रो ट्रेन स्टेशन खोले जाएंगे वह स्टेशन बार थर्मल चेकिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। वही मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्कैनिंग के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा और यात्रियों के लिए मास्क जरूरी होगा। इसके साथ साथ टोकन काउंटर भी बंद रहेंगे और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही लोग सफर कर सकेंगे। टोकन से यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। वही दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि ये हम सुनिश्चित करेंगे कि मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हो, प्रवेश के समय यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाए और स्मार्ट कार्ड भुगतान अन्य डिजिटल तरीके से इसका उपयोग स्मार्ट कार्डों के माध्यम से किया जाएगा। बैंक खाता वालों के लिए ये जरूरी खबर है। अगर किसी बैंक ने आपकी यूपीआई या यूपीआई क्यूआर कोड और रुपए कार्ड की लेनदेन पर शुल्क कोई काटा है तो बैंक को इसे वापस करना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है और बैंकों से कहा है कि वे रुपे कार्ड और भीम यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए लेनदेन पर 1 जनवरी 2020 के बाद उसके बाद वसूले गए शुल्क को यहाँ पर वापस करे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आईटी अधिनियम धारा 269 CU के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड पर शुल्क से जुड़े सर्कुलर में बैंकों को सलाह दी है कि वे इन मोड्स के माध्यम से किए गए किसी भी भविष्य लेनदेन पर कोई शुल्क न लगाए। डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने और कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर से बढ़ने के लिए यहाँ पर सरकार ने वित्त अधिनियम 2019 का एक नया प्रावधान धारा 269 CU डाली है। वही सीबीडीटी ने सर्कुलर में कहा है कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करके लेनदेन करने पर 1 जनवरी 2020 या फिर उसके बाद वसूल किए गए शुल्कों को आयात अधिनियम 1961 की धारा 269 CU के तहत वापस करें। भविष्य में ऐसा शुल्क न लगाया जाए। वही सीबीडीटी ने कहा है कि उसने 2019 दिसंबर में ही स्पष्ट किया था कि निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए गए भुगतान पर मार्शल डिस्काउंट यानी MDR सहित कोई भी शुल्क 1 जनवरी 2020 या उससे बाद लागू नहीं होगा। दिसंबर 2019 में ही रुपे द्वारा संचालित डेबिट कार्ड एकीकृत भुगतान यानी यूपीआई भीम ऐप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप से अधिसूचित इसमें किया गया था। मौसम का बदला मिजाज अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। सितंबर की शुरुआत में भी मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग द्वारा ज्यादातर स्थानों पर बारिश का अनुमान जारी किया गया है। इस बार आपको बता दें कि अगस्त महीने में सामान्य से 27% अधिक बारिश हुई है।
ये पिछले 120 साल में दर्ज की गई 34 से अधिक बारिश है। वही देश में आधिकारिक रूप से वर्षा ऋतु को 1 जून से 30 सितंबर तक माना जाता है। अब मौसम विभाग की माने तो फिलहाल सितंबर की शुरुआत में मौसम खराब रहेगा। वहीं यहाँ पर गुरुवार को मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन और 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें सिकंदराबाद, कासगंज, हथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश होगी। वहीं आज आगे आने वाले कुछ दिनों में पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की गई है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्वी हिस्सों में और उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा, असम, मेघालय, तेलंगाना, रायलसीमा के तटीय क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी बारिश की यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों में और उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और उत्तरी कोंकण, गोवा में हल्की मध्यम बारिश यहाँ पर कुछ स्थानों पर दर्ज की गई। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान के आगे निकल गया है और ये इस समय पश्चिमी राजस्थान और उससे सटे पाकिस्तान पर है। जल्दी ये कमजोर हो जाएगा। वहीं मानसून की अक्षीय रेखा निम्न दबाव के क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मथुरा और बहराइच होते हुए पूर्वोत्तर भारत में हिमालय तराई क्षेत्र में पहुंच गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिन देश के दक्षिणी और उत्तरी पश्चिमी भागों में भारी बारिश की चेतावनी जताई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश के और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और सिक्किम, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश, झारखंड, पांडुचेरी में बारिश की आशंका। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में